जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार इस बार 2021 की बोर्ड परीक्षा में आप हिंदी के पेपर में 95+ अंक हासिल कर सकते हैं। साथियों, ये मेरा अनुभव है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा। दोस्तों, यहां पर मैं जितना कुछ बताऊंगा, कम से कम आपको उतनी तैयारी करनी है, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें 95+ अंक हासिल करने से रोक ही नहीं सकती। तो आइए दोस्तों देखते हैं। साथियों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और पूरा समझाऊंगा, पूरा समझ में भी आना चाहिए। साथियों, सबसे पहले आपके पेपर में आता है हिंदी गद्य और पद्य के विकास से संबंधित। तो उसमें 10 नंबर के आते हैं, जिनमें से आपको ध्यान देना कि जो आप गद्य पाठ पढ़ रहे हैं और पद्य पाठ पढ़ रहे हैं, उनसे संबंधित जो लेखक कवि हैं, उनसे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उनको क्लियर कर लीजिए। बस यहाँ के आधे से अधिक प्रश्नोत्तर तो ऐसे ही हो जाएंगे। बाकी जो शेष बचते हैं उसके लिए मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उनको आप देख करके ये 10 नंबर आप फिक्स कर सकते हैं। फिर दूसरे की बात करें तो यहाँ पर आता है गद्यांश। तो 2 गद्यांश आते हैं, उनमें से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर करने होते हैं। तो उनमें क्या होता है, संदर्भ लिखना होता है, कुछ लाइनें रेखांकित होती हैं जिनकी व्याख्या करनी होती है, और एक प्रश्न ऐसा होता है जिसका उत्तर उसी गद्यांश में छिपा हुआ होता है। तो ये कुल मिला के 6 नंबर उससे मिलते हैं। इस बार मित्रता पाठ और ममता पाठ बहुत ही जरूरी है, तो इनको कई बार पढ़ लीजिए और इनको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पद्यांश की बात करें तो पद, सवैये और हिमालय से, ये 3 पाठ पद से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इनका संदर्भ लिखना सीख लीजिए पहले से, यदि आपको नहीं पता है, और इनकी व्याख्या को देख लीजिए। इससे संबंधित 1 नंबर आता है काव्य का सौंदर्य लिखने के लिए। यदि आपको इसके बारे में ना पता हो तो आप चैनल पर देख लीजिए, वीडियो अपलोड है, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं, यानी ये भी 6 नंबर आप क्लियर कर सकते हैं। फिर लेखक का जीवन परिचय और एक रचना लिखनी होती है। तो गद्य से जो लेखक हैं उनमें से इस बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये महत्वपूर्ण हैं। तो इन दोनों को क्लियर कर लीजिए। और इसके जीवन परिचय के 2 नंबर मिलते हैं, 1 नंबर मिलता है उनकी एक रचना का नाम लिखने का। तो ये बहुत बड़ी बात है कि समझो एक शब्द आपको लिखना होता है जीवन परिचय के बाद में, और उसका 1 नंबर मिलता है। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कम समय में और ज्यादा नंबर मिल जाएं। फिर आगे कवि का जीवन परिचय और एक रचना। तो पद्यांश से यानी काव्य से जो कवि हैं उनमें से तुलसीदास, बिहारी लाल और मैथिली शरण गुप्त, ये 3 कवि इस बार महत्वपूर्ण हैं। तो इनकी जीवनी को याद कर लीजिए और इनसे संबंधित जो एक रचना है कम से कम उतना जरूर पढ़ लें। यदि आपको किसी प्रकार से जीवन परिचय पढ़ने में कठिनाई हो रही, याद करने में कठिनाई हो रही है, इनकी रचनाओं को याद करने में कठिनाई हो रही है, तो इसके भी चैनल पर वीडियो अपलोड है। आप कवियों लेखकों के जीवन परिचय को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इनकी रचनाएं भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो उसमें आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। यानी आप एक बार सुन लेंगे, एक बार देख लेंगे, तो आपको जीवन भर याद रहेगा। आगे बात करते हैं तो अनिवार्य संस्कृत से एक गद्यांश आता है और एक श्लोक आता है। 2 में से किसी एक का करना होता है। एक का क्या करना होता है, संदर्भ लिखो उसका और उसका हिंदी अनुवाद करो। इस बार वाराणसी पाठ, भारतीय संस्कृति पाठ और वीरा वीरेण पूजते, ये 3 पाठ महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से आपको हम बता दें कि ये जो वाराणसी पाठ है ये और भारतीय संस्कृति है, इनको तो अच्छी तरीके से याद कर लेना, और ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन तीनों पाठों को अगर आपने तैयार कर लिया ना, तो जो 2 गद्यांश, एक गद्यांश और एक श्लोक आता है, उनमें से हम ये अगर ना कहें कि दोनों आएंगे तो एक जरूर आएगा, ये फिक्स है। फिर आगे बात करें एक श्लोक लिखने की। दोस्तों, पेपर में एक श्लोक लिखने को आता है, यानी एक आपको श्लोक लिखना है कापी पे, और वो श्लोक लिखा जाता है जो कि पेपर में ना आया हो। तो इसके लिए आप 2 श्लोक कम से कम याद कर ले। 5 मिनट की बात होती है और 5 मिनट में आपके 2 नंबर पहले से ही फिक्स हो जाएंगे। सोचो, यदि आपने साल भर पढ़ा और आपको 2 श्लोक नहीं याद हुए, तो आप कितने बड़े लापरवाह हैं। अच्छा, लापरवाही ना करें, कम समय में हम पहले से ही बता दे रहे हैं कि 2 नंबर आपको पहले से फिक्स कर लेना है और 2 श्लोक पहले से ही याद कर लेना। रटने की जरूरत नहीं है, उसको इत्मीनान से पढ़िए, इत्मीनान से याद कर लीजिए, वो याद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं संस्कृत यानी अनिवार्य संस्कृत से प्रश्नोत्तरों की। तो उसमें
प्रश्नोत्तर लिखने को आते हैं। हम ये भी बता देंगे कि अनिवार्य संस्कृत के जो शुरुआत के 3-4 पार्ट हैं उनके जो छोटे छोटे उत्तर बनते हैं जिन प्रश्नों के, उनको आप पहले से तैयार कर लें तो 2 प्रश्नोत्तर आपके यहां से भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां से यहां तक आपके 36 नंबर बनते हैं, यानी 10, 6, 16, 6, 22, 3, 25, 3, 28, 4, 32, 2, 34, 2, 36। सोचो 70 नंबर का आपका पेपर आता है और 36 नंबर आपके यहां तक क्लियर हो जाएंगे। इनमें से एक चीज आप मिस ना कीजिए और एक भी नंबर आपका इससे मिस नहीं होने वाला है। फिर आगे बात करते हैं व्याकरण की। इसमें साथियों कम समय लगता है और ज्यादा नंबर मिलते हैं। ज्यादा नंबर मिलने का मतलब यह हुआ कि यहां से तनिक भी नंबर कटने वाला नहीं होता। अगर यहां आपकी राइटिंग नहीं भी बन रही है और सही है तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। तो इनमें से क्या है, रस से बात करें तो हास्य और करुण रस, ये दोनों रस इनको तैयार कर लीजिए, यानी इनके परिभाषा और उदाहरण को तैयार करना है। क्या करना है, परिभाषा भी 2 लाइन की होती है और उदाहरण भी मान लो कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन का हो सकता है। आपको क्या पूरा का पूरा छंद नहीं लिखना, थोड़ा सा लिख देना है, आपको काम तमाम हो जाएगा। सोचो 4 लाइन इसकी याद कर लो, 4 लाइन इसकी याद कर लो और 4, 4, 8 लाइन याद करने के बाद में आपके पहले से ही 2 नंबर यहां के फिक्स हो जाएंगे। फिर अलंकार की बात करें, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, इन दोनों को क्लियर कर लो। तो इसमें भी बात वही हुई, 4 लाइनें आपको याद करनी है, यानी 2 परिभाषा की लाइन हो जाती है मान लो बहुत से ज्यादा, और 2 लाइन बहुत ज्यादा आप उदाहरण की याद करेंगे। तो इस प्रकार से 4 लाइन आप 8 लाइन यहां की याद कर लिया और 2 नंबर ये फिक्स हो गए। फिर बात करते हैं छंद की। तो इस बार रोला और सोरठा ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका क्या करना है, लक्षण लिखना है और उदाहरण लिखना है। एक बात ध्यान देना है कि जो आप उदाहरण लिखना उसके ऊपर मात्राएं जरूर इंगित कर देना, और यदि आपको मात्राएं लगानी नहीं आती हैं तो आप चैनल पर जाकर इसका भी वीडियो देख सकते हैं, यानी व्याकरण वाले प्लेलिस्ट में आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। तो वहां से आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। यानी आप यहां से यहां तक सोचो 8 लाइन ये, 8 लाइन ये, 8 लाइन ये 24 लाइन हो जाएंगे। 24 में आपके 6 नंबर फिक्स हो जाएंगे पहले से ही। तो सोचो कितनी बड़ी बात हुई। आगे देखते हैं उपसर्ग की। यहां से आ, अन, आप, निर, अभिपरि, ये इतने उपसर्ग हैं। इनसे संबंधित आता क्या है, एक उपसर्ग के मेल से एक शब्द बना दो, तो 3 उपसर्गों के मेल से 3 शब्द बनाने होते हैं और 3 नंबर फिक्स हो जाते हैं। ये है तो छोटी बात, अगर आपने इनको नहीं याद किया तो कितनी बड़ी बात, कितनी बेकार बात हो जाएगी, है ना। बहुत सिंपल सी बात होती है, इनको पहले से ही क्लियर कर लो और ये इस प्रकार से 11 नंबर ये भी फिक्स हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। यहां पर है प्रत्यय ता, वा, हट, पन, यानी ये 4 प्रत्यय है। इन चारों को आप क्लियर कर लीजिए। इन चारों को क्लियर करने के बाद में आपके 2 नंबर यहां से भी फिक्स होंगे। इसमें करना क्या है, पहले से ही इन प्रत्ययों को जोड़कर शब्द बनाना सीख लो, उसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। यानी ये प्रत्यय होते हैं, इनको किसी शब्द के पीछे जोड़ा जाता है, तो इनको पहले से ही देख लो कि किन शब्दों में ये प्रत्यय जोड़ सकते हैं, तो उनको पहले से ही देख लेना है। आगे देखना है समास विग्रह। समास विग्रह में आपको सिर्फ द्वंद्व समास और द्विगु समास, यानी इनके उदाहरणों को देख लेना है, उनका समास विग्रह करना है सिर्फ, है ना। तो आप इनके उदाहरणों को देख लें, परिभाषा वगैरह नहीं रटना है, सिर्फ आपको इनके उदाहरण देख लेना और उनका समास विग्रह कर देना है। अगर नाम पूछेगा समास का तो उसका भी नाम बता देना। फिर तद्भव तत्सम करना है आपको 2। पर्यायवाची में क्या करना है आपको, पर्यायवाची में 2 शब्दों के पर्यायवाची 2-2 शब्द लिख देने हैं। इसके भी 2 नंबर पहले से ही फिक्स हो जाएंगे। संधि विच्छेद की बात करें तो यहां तो देखो एक ही संधि है, यानी यड़ संधि। यड़ संधि को आप देख लें, यहां से भी आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। कौन सी बड़ी बात नहीं होती, 4-5 लाइन में इसको आप देख सकते हैं। फिर शब्द रूप की बात करें, नदी या फल, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन दोनों में से कोई आ सकता है या दोनों आ सकते हैं, लेकिन करना आपको एक ही का होगा, है ना। यहां से भी 2 नंबर हो जाएंगे। इसमें क्या पूरा नहीं लिखना है आपको, यहां से दे देगा कि इस विभक्ति और वचन का रूप लिखिए, तो वहां पर आपको लिख देना है। फिर धातु रूप की बात करें तो यहां पर तो आपके रूप आते हैं, उनमें से आपको पहचानना होता है कि कौन सी धातु, कौन सा वचन, कौन सा पुरुष इत्यादि है। फिर देखिए संस्कृत अनुवाद, तो यहाँ पर 4 या 5 वाक्य हिंदी में दिए गए होते हैं जो कि बहुत सरल होते हैं। ये वाक्य आपके जो अनिवार्य संस्कृत है उन्हीं में से अक्सर होते हैं। यदि आपको इनमें कोई कठिनाई हो रही हो, यहाँ से यहाँ तक कोई कठिनाई हो रही हो या इधर भी कहीं कठिनाई हो रही हो, तो सबके वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे अनुवाद की। यदि आपको अनुवाद करना नहीं आता है, सरल से भी सरल अनुवाद नहीं कर पाते हैं, कठिन से भी कठिन नहीं अनुवाद करवाते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है। वहां पर व्याकरण वाले प्लेलिस्ट
पर जाकर इन सब चीजों को देख सकते हैं। तो यानी आप 2-4 दिन में 10 दिन में आप इन सब चीजों को क्लियर कर लेंगे। फिर आगे निबंध, जनसंख्या समस्या, बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण की समस्या, विज्ञान के चमत्कार, ये 4 विषय तो ज्वलंत विषय हैं। इनके ऊपर तो निबंध आते ही रहते हैं। यदि इनमें से नहीं भी आता है कोई विषय तो इनसे संबंधित कोई ना कोई आएगा। यदि आप इन सबको तैयार कर लिए तो उनमें से किसी एक विषय पर आप लिख सकेंगे। तो ये जबकि 6 नंबर का आता है तो इसको तो जरूरी है, जरूरी यहाँ पर सभी हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लिखना होता है, यानी बहुत कम समय में बहुत सारे नंबर मिलते हैं और इसके नंबर कटते नहीं। यहाँ पर अगर बात करें निबंध की, तो निबंध में ज्यादा से ज्यादा हेडिंग से लिख दी जाए और थोड़ा थोड़ा विस्तार कर दिया जाए तो ये भी नंबर फिक्स हो जाते हैं, यानी ये भी नंबर नहीं कटते हैं। फिर अंतिम है जिसमें ज्यादा झमेला फंसता है बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कि जो खंड काव्य आए हुए हम किन में से करें। दोस्तों, आपके जिले में जो खंड काव्य पढ़ाया जाता है उस खंड काव्य पर आधारित 2 प्रश्न आते हैं। हर एक खंड काव्य के 2 प्रश्न आते हैं, जिनमें एक क्लियर होता है कि उसके नायक अथवा नायिका, जो एक होता है मेन उस खंड काव्य का, उसका चरित्र चित्रण जरूर आता है। ये किसी दूसरे प्रकार से पूछ सकता है कि उनका चरित्रांकन कीजिए, उनका चरित्र चित्रण लिखिए या उनके चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, तो ये ऐसे आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर कि नायक या नायिका का चरित्र चित्रण करना, तो आप इसको भी कर सकेंगे। यानी यहां से आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि अपना जो खंडकाव्य है उसका नायक हो या नायिका कोई भी है तो उसका चरित्र चित्रण पहले से याद कर लो और ये 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे। साथियों, अंत में हम यह भी बता देना चाहते हैं कि यदि आपको इनमें से कोई चीज कठिन लग रही हो या कोई चीज समझ में ना आई हो या जो कुछ आपको ना पढ़ाया गया हो इनमें से, तो उसे आप कमेंट करके बताएं, हम उनके ऊपर वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपकी कोई भी तैयारी अधूरी ना रहे। और जैसा कि यहाँ पर जो कुछ भी है आपकी तैयारी के लिए सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं, वहां पर आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।